हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। एक एक चीज बताऊंगा, अगर आपने फॉलो कर लिया, आप चाहे बिगिनर हो चाहे आपको तैयारी करते 1 साल हो गए 2 साल हो गए, एक बार अगर आपने लास्ट तक समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा आप गलती कहां कर रहे हो। आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा, सिलेक्शन लेने तक का प्रोसेस समझाऊंगा। अगर आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली, कहीं मर्जी आप तैयारी कर लेना, सिलेक्शन को आपको कोई नहीं रोक सकता। एक एक चीज बताने वाला हूं, सिलेबस बताने वाला हूं, एग्जाम प्रोसेस देखो सभी बता देंगे, सिलेबस सभी बता देंगे, एग्जाम प्रोसेस सभी बता देंगे। बट एग्जाम प्रोसेस के बाद जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी से लेके क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी और कैसे आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है, कैसे आपको वर्दी मिलेगी, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल लास्ट तक लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके पहले कुछ ये मेरी अचीवमेंट है। दूसरा, मेंटर 365 पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच चला हुआ है, 250 प्लस घंटे आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज, मैं आपको इसमें गाइडेंस करने वाला हूं प्रॉपर। क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी, प्रॉपर गाइडेंस रहेंगी और जूम लाइव डाउट सेशन रहेगा जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो अगर आपको तैयारी में कोई दिक्कत आती है। फीस अभी काफी कम है, 551 रुपए है 1 साल की। बाद में फीस इंक्रीज होने वाली है भाई, बाद में मत बोलना कि फीस इंक्रीज कर दी। पहले ड्राइवर वाले बच्चे भी अभी बोल रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आ जाते हैं अब अपने एग्जाम प्रोसेस पे। एग्जाम प्रोसेस क्या होता है आपका? सबसे पहले क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये बस एक चीजें हैं, बिल्कुल जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आप वीडियो लास्ट तक देखोगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मेरे खुद के 84 मार्क्स थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, 84 मार्क्स थे। फिजिकल क्वालिफाई किया था, हर चीज मैंने किया था, मेडिकल मैंने करवाया था, हर चीज है। तो मैं आपको हर जगह हर स्टेप पे गाइड करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होता है? 100 नंबर का आपका एग्जाम आता है, 50 नंबर की आपकी जीएस आने वाली है, 50 नंबर की आपकी जीएस आने वाली है, 25 की रीजनिंग, 15 का मैथ, 10 का कंप्यूटर, ठीक है। ये होगा आपका 100 नंबर का एग्जाम। 100 में से 80 प्लस नंबर कैसे लेने हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? फिजिकल। भाई फिजिकल को हल्के में मत लेना, 90% बच्चे फिजिकल में बाहर होते हैं। 90% बच्चे मतलब जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई होता है, क्योंकि यहां आपकी क्या लगती है? कट ऑफ। कट ऑफ लगती है, कट ऑफ के बाद बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। और बच्चे 40,000 बच्चों में से लगा लो आप 20% बच्चे, मतलब अगर 100 बच्चे रेस के लिए भाग रहे हैं तो सिर्फ 20% बच्चे रेस क्वालिफाई कर पा रहे थे, क्योंकि 6 मिनट आपका टाइम होता है। अब मान लो मेरी रेस थी उस दिन, मेरा टाइम आया था 1:30 बजे, मतलब दिन के 1:30 बजे, और सुबह में जाके वहां पे 6 बजे में रिपोर्टिंग टाइम था। दिन में आप ये सोचो कि लगभग 7 घंटे बैठने के बाद वहां पे ना कोई ढंग से खाने की व्यवस्था ना कुछ और, क्योंकि वहां आप फिजिकल देने गए हो। तो आप 7 घंटे, और खुद भी आप नहीं खाते, आप सोचते हो फिजिकल से पहले मैं कुछ भी ना खाऊं, खाली पेट फिजिकल के लिए जाऊं। 7 घंटे बैठने के बाद आपके पैर जवाब दे जाते हैं। अगर आपका घर पे रनिंग टाइम 5:45 आ रहा है, तब वहां पे टाइम 6 तक आएगा। कुछ लोग उल्टा बताते हैं कि यहाँ पे टाइम 6:10 आ रहा है तब वहां पे 5:45 आएगा, बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, 7 घंटे बैठ जाओगे पैर जाम हो जाते हैं। यहाँ टाइम 5:45 आ रहा है तब वहां जाके 6 आएगा। हमारे बैच से सिर्फ 6 बच्चे पास हुए थे, पहले बैच से 22 बच्चे पास हुए थे जो सुबह रनिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मेडिकल। इतनी बढ़िया तैयारी कर दो, आंधी आए तूफान आए कुछ आए, आपका फिजिकल नहीं रुके, ठीक है। फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ये मत सोचना कि पेपर के बाद करेंगे, पेपर से 1-1.5 महीना पहले छोड़ देना। अभी तैयारी फिजिकल की डेली 1 घंटा स्टार्ट कर दो। फिजिकल आप करोगे तो मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, सारी चीजें आपकी सही रहेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेस के बारे में। एक बच्चा 12th करके आता है, उसको क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए कि वो सिलेक्शन तक पहुंच जाए? सबसे पहला जो काम है उसका, जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है कोचिंग। उसको सबसे पहला काम करना चाहिए कोचिंग। कोचिंग आप कहीं से ले सकते, कोई दिक्कत आपको है नहीं, जहां से भी आपको अच्छा लगे कोचिंग ले। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कोचिंग हमेशा वहां से ले जहां से आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, आपको बताने वाले लोग हैं कि भाई कैसे क्या कुछ करना है। काफी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा है कि कोचिंग आपने एनरोल कर लिया, आपको कोई बताने वाला ही नहीं कि आप आगे क्या करना है, ठीक है, ना कोई आपके डाउट सोल्व करने वाला है। उसके बाद कोचिंग के बाद जो आता है काम, वो आता है सिलेबस का। कोचिंग में आपने एनरोल कर लिया, उसके बाद आपने सिलेबस कवर कर लिया। सिलेबस कवर करके आपको बनाने हैं अपने नोट्स, और नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज करना है। 90% बच्चे यही गलती करते हैं, कोचिंग कर लेंगे पूरा सिलेबस नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस कर लेंगे तो खुद के नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स बना लेंगे तो रिवाइज नहीं करेंगे। 2-2 दिन में 4-4, 6-6, 7-7 घंटे क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेनी। दिन में मैक्सिमम 3-4 घंटे क्लास लेनी है। 3-4 घंटे क्लास लेने के बाद उसके नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो।
उसको रिवाइज करो, पिछला जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ भाई। क्लास ले लो पूरे दिन की 2, अगर आपने आज मान लो 2 क्लास ले ली परसेंटेज की, एक रीजनिंग की, तो पूरा दिन बैठ के उस पर प्रैक्टिस करो, कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करो, तब जाके आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। ये काम हो गया आपका 10%। ये 10% हो गया आपका कि आपने पहले कोचिंग करी, सिलेबस करा, नोट्स बनाए, रिवाइज करा। ठीक है, कोई भी नोट्स अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते, कोई भी टीचर अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता। अगर कोई 25 घंटे मान लो हिस्ट्री करवा दी, तो वहां से आप ये नहीं सोच सकते कि हिस्ट्री के जो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, एज इट इज आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। इन नोट्स का क्या रोल है मैं आज आपको समझा देता हूं। बच्चों को एक गलत फहमी है, टीचर का रोल ये है कि वो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो आपको बता रहा है कि भाई देखो हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी है कि पढ़नी कैसे है, अब आपका काम है पढ़ना। अगर आपको टीचर ने इतनी हिस्ट्री पढ़ना सिखा दी कि आगे आपको कैसे पढ़नी है, बुक से कैसे पढ़नी है, और बुक से पढ़ के या सॉल्यूशन देख के आपको चीजें समझ आ रही हैं, कोई एमसीक्यू है सॉल्यूशन देख के समझ आ रहा है, फिर आपकी मेहनत। ठीक है, 10% के बाद जो 20% रोल रहता है वो होता है आपकी गाइडेंस का। जो भी आपको गाइड कर रहा है, हो सकता है कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो आपकी लाइब्रेरी में, कोई भी हो, गाइडेंस आपको जो कर रहा है उससे आपका 20% रोल है, जो आपको बुक्स बता रहे हैं, जो आपकी बुक्स हैं हर चीज का। 70% जो रोल है वो है आपकी मेहनत का, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये 70% रोल है। उल्टा सोचते हैं बच्चे कि 50 to 70% कोचिंग वाले कवर करवा देंगे, 10-15% हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन वो बच्चा लेगा जो कोचिंग के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। कोचिंग करनी इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि आपको एक सीडी मिल जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए, ऑर्गेनाइज तरीके से समझ में आ जाए, उसके बाद पढ़ना खुद है। पॉलिटी एक बार टीचर ने करवा दी, उसके बाद पढ़नी खुद है, मेहनत खुद करनी है, टीचर सिलेक्शन नहीं करवा सकता आपका। समझ पा रहे मेरी बात को? इसके बाद आपको काम आता है बुक्स का। उसके बाद अपनी बुक्स डिसाइड कर लो। बुक्स डिसाइड का मतलब ये है कि ये नहीं है कि 10-10, 12-12 बुक्स पढ़े जा रहे हैं। फिक्स बुक होनी चाहिए आपको, किस सब्जेक्ट की क्या बुक पढ़नी है। काफी सारी मैंने गाइडेंस वीडियो बनाई है बुक के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको एक एक बुक के बारे में पता लग जाएगा। मैं चीजें वही सजेस्ट करता हूं, वही चीजें मैं आपको बताता हूं जो प्रैक्टिकली मैंने फॉलो करके 17+ एग्जाम निकाले हैं, इंक्लूडिंग सीपीओ AIR 79। इसीलिए क्योंकि देखो जो चीजें प्रैक्टिकल होंगी, आपने आजमाया, आपने खेत में अपना खेत में नड़ाव करते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, खरपतवार को जो निकालते हैं खेत में से, नड़ाव करते हैं। जिस बंदे ने नड़ाव करा होगा उसी को पता है कि भाई पेड़ को छोड़ना है और बाकी चीजों को हटाना है। जिसने नहीं करा उसको नहीं पता। तो जो चीज आदमी प्रैक्टिकल कर लेता है उसको पता है कसिया कैसे चलाना है, जिसने नहीं करा हुआ उसको नहीं पता। तो मैंने ये सारी चीजें करी हुई हैं, तो मैंने धक्के खाए हुए हैं। मुझे पता है कि हम जब कोचिंग करते थे तो रिवाइज नहीं करते थे चीजों को, तब हमें पता चला कि 1 साल बाद की रिवाइज भी करना होता है। जब हम कोचिंग करते थे परसेंटेज खत्म हो गया, पूरा मैथ खत्म हो गया, हमने मैथ का सिर्फ जो क्लास में क्वेश्चन करवा दिए सर ने बस वही लगाए, बुक से एक क्वेश्चन नहीं लगाया, तब हमें ये गलतियां करी। हमने हिस्ट्री सर ने पूरी कवर करा दी, हमने कभी एक MCQ नहीं लगाया, तब हमें पता चला। बाद में जब हमें गाइडेंस मिली, टीचर्स ने हमें बताया कि भाई जब आपने टीचर ने आप मिडिवल इंडिया पढ़ा रहा था तो आपने मिडिवल इंडिया के क्वेश्चन लगाने थे किरण चैप्टर वाइज से जाके। जब आपको टीचर मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा था तो आपको मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन लगाने थे। जब आपको टीचर ओड वन आउट के क्वेश्चन पढ़ा रहा था रीजनिंग में, तो आपको रीजनिंग के जाके क्वेश्चन लगाने थे। साथ के साथ नोट्स तो 2-3 बार रिवाइज करने ही है, प्लस आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाता है रोल सिलेबस का। इसके बाद जो रोल आ जाता है वो आपका है सिलेबस का। सिलेबस बिल्कुल ध्यान से समझ लो किसका क्या सिलेबस है और पढ़ना कैसे है। दिक्कत क्या है कि हम 90% टाइम वहां वेस्ट कर देते हैं जहां पे 10% वैल्यूएशन आती है। जैसे 90% टाइम एक बच्चा ल्यूसेंट को वेस्ट कर देता है। कैसे? देखो यहां बताता हूं मैं आपको। यहां मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करनी है, फिर बुक की तरफ जाना है। दिक्कत क्या है, बच्चा शुरू में लूसेंट उठा लेता है और उसको रटने लग जाता है। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले सिलेबस क्या, नोट्स क्या, उसके बाद MCQ लगाने हैं आपको। MCQ लगा के नोट्स को 2-2, 3-3 बार रिवाइज करके तब आपको लूसेंट की तरफ भागना है। ठीक है, अब एक बार GS का सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के साथ समझेंगे कि कैसे आपको चीजों को मैनेज करके चलना है। ठीक है, एक बार GS का सिलेबस देखेंगे, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा चीजें। GS में देखो सबसे पहले होता है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट का मतलब होता है करंट अफेयर। करंट इवेंट का मतलब होता है करंट अफेयर। सबसे ज्यादा रोल होता है करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर कैसे पढ़नी है, मेंटर 365 करंट अफेयर्स लिख देना, एक गाइडेंस वीडियो मिल जाएगी 15-16 मिनट की, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए करंट अफेयर कैसे पढ़नी है।
जिस तरीके से मैंने करंट अफेयर पढ़ी थी, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था भाई, एक सिंगल क्वेश्चन, उस तरीके से आपको करंट अफेयर करनी है। दूसरी चीज आप आ जाओ स्टैटिक जीके। भाई स्टैटिक भर भर के पूछ रहा है, बट जो स्टैटिक पूछ रहा है, मैं आपको एक सीरीज चला रहा हूं, एमसीक्यू सीरीज 5000 एमसीक्यूज करके, उसमें मैं बच्चों को सिखा रहा हूं कि कैसे स्टैटिक करंट से पूछता है और कैसे करंट स्टैटिक से पूछता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, तब आप पढ़ोगे, पढ़ना सीखोगे। दिक्कत क्या है, बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता कि ट्विस्ट कैसे कर देगा, घुमा कैसे देगा, तो वो चीज आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया आपकी दो चीजें, करंट आपको पिछले एक साल की करनी है और उसके अलावा स्टैटिक जीके करनी है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जो सबसे पहले वेटेज देनी है वो देनी है हिस्ट्री को, उसके बाद करने हैं पॉलिटी, उसके बाद आपको करना है बायो, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद जो सब्जेक्ट करना है वो करना है केमिस्ट्री, और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है भाई, ज्योग्राफी भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद ज्योग्राफी, और टाइम मिले तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की, जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है इकोनॉमिक्स का, वो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, इन तीनों को कम से कम 2-2, 3-3 बार इनको रिवाइज कर दो, नोट्स बना दो ढंग से इनका, इनके ऊपर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगा दो। एमसीक्यू लगाने के बाद आपको अपने ये आगे की तरफ बढ़ना है फिजिक्स पे, फिर फिजिक्स को अच्छे से कर दो, फिर दोबारा शुरू कर दो। पहले हिस्ट्री ढंग से करी, हिस्ट्री के नोट्स बनाए, एमसीक्यू लगाए, ल्यूसेंट्स या कहीं से भी पढ़ी, ठीक है, फिर पॉलिटी करी, पॉलिटी के नोट्स बनाए, एमसीक्यू लगाए, कहीं से भी पढ़ी, फिर दोबारा हिस्ट्री रिवाइज करी, फिर पॉलिटी करी, फिर बायो, फिर रिवाइज करी। ऐसे करते हुए आपको चलना है, आपके पास 9-10 महीने हैं। दूसरी चीज एक मैं दिमाग से फितूर निकाल देना, जो बच्चा आज से, ये लिख लो, जो बच्चा आज से 8 घंटे नहीं पढ़ रहा वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। रीजन क्या है, मात्र 9 महीने बच्चे हैं, 6 महीने आपको सिलेबस कवर में करने में लग जाएंगे और 3 महीने आपको गलतियां सुधारने में। 6 महीने में आप सिलेबस कवर कर लोगे तो आप 60 नंबर पे पहुंच जाओगे। आप 60 नंबर पे पहुंच जाओगे जब 6 महीने में आप सिलेबस कवर कर लेते हो, तो आप ये लगा लो 60 नंबर पे आप पहुंच जाते हो। 60 नंबर के बाद की जो 80 नंबर तक की सीडी है उसको कवर करने में 3 महीने लगेंगे, और वो मैं आपको, अगर आप मेंटर 365 से जुड़े रहे और जो बैच के बच्चे हैं उनको मैं सिखाने वाला हूं ये सीडी कैसे कवर करनी है, क्योंकि 60 तक हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन अपनी कमियों को कैसे ढूंढना है और उनको इंप्रूव कैसे करना है ये आपको हर कोई नहीं सिखाने वाला। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आगे। एसी कम कर देना। अब आ जाते हैं आगे। ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस को ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मत जाओ। जो आपके पास रीजनिंग की बुक है, रीजनिंग की बुक में जो आपको बताता हूं वो है पिनेकल या राकेश यादव सर। पिनेकल बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर पिनेकल लगाओ, सब टॉपिक्स आपको लगाने हैं। दूसरी चीज दिमाग में बिठा लो, रीजनिंग जो बच्चा बिगनर है टॉपिक वाइज पढ़ेगा, सिलेबस कवर करेगा, हर टॉपिक पे कम से कम 150 क्वेश्चन लगाएगा। तरीका बता देता हूं रीजनिंग का, फिर एक एक स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 1, सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है। स्टेप 2, उसके ऊपर 150 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं, डिपेंड करता है टॉपिक, हो सकता है कैलेंडर हो, आज तक इतने सारे क्वेश्चन आए नहीं है, फिर भी आपको कोशिश करनी है ढूंढ के क्वेश्चन लगाने हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, सेट लगाना है प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें क्या होगा, मिक्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन को दोबारा, मान लो आपका यहां से आपका फिगर काउंटिंग गलत हो गया, तो अब फिर बैठ के फिगर काउंटिंग के 100 क्वेश्चन लगाइए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कभी रीजनिंग में फुल में से फुल नहीं आएंगे, हमेशा 20-21 पे रह जाओगे। और बच्चों से पूछ लेना, 2-2 साल से बैठे हुए हैं, 1-1, 2-2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, और बच्चे वर्दी लेके ट्रेनिंग पूरी करने वाले हैं, और कुछ बच्चे कुछ थोड़ी गलतियों की वजह से सिलेक्शन से दूर हो गए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है 25 में से 25 लिए जा सकते हैं बच्चे, आप ये मान के चले 25 में से 25 लिए जा सकते हैं, बशर्ते आपको करना क्या है, टॉपिक वाइज करना है, एमसीक्यू लगाने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में कोई गलत हो गया, मान लो फिगर काउंटिंग गलत हो गया, भाई मैंने तो फिगर काउंटिंग पे 500 क्वेश्चन लगा रखे थे, मेरा फिगर काउंटिंग गलत हो गया, मुझे आता है, बिल्कुल भी नहीं करना। सिली मिस्टेक होगी, हमें वो पेपर में नहीं आता, हम उस पर 100 क्वेश्चन लगाएंगे भाई, समझ रहे हो।
ये तरीका जिसने अपना लिया, जिसने अपने ईगो से बाहर आ गया, जिसने सोच लिया कि यार एक क्वेश्चन गलत मेरा हुआ था, मुझे नहीं आता, मुझे करना है वो टॉपिक, वो बच्चा आगे जाएगा। लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा है कि भाई नहीं ये टॉपिक तो मैंने कर लिया था, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उसको दिक्कत आने वाली है। मैथ का सिलेबस समझ लो भाई ध्यान से, क्योंकि मैथ में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और सिलेबस नहीं समझोगे तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते रहोगे और दिक्कतें आपको आने वाली है। 15 नंबर का मैथ आएगा, पहले बता देता हूँ, बढ़िया लेवल का आएगा। कोई भाई ये सोच रहा हो कि एसएससी में जो कांस्टेबल का मैथ है बहुत लो लेवल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एसएससी सीजीएल प्री दे लो, एसएससी सीपीओ प्री दे लो, एसएससी सीएचएसएल दे लो, उसी लेवल का आएगा। आरएस अग्रवाल लेवल का अगर आप मैथ पढ़ रहे हो या आरएस अग्रवाल लेवल का कोई आपको मैथ पढ़ा रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको गलत डायरेक्शन में भटकाया जा रहा है। आप शिफ्ट उठा के देख लो, पिछले सीपीओ की शिफ्ट उठा के देख लो, जो मेरी शिफ्ट आई थी वो देख लो, बढ़िया क्वेश्चन थे, लेंदी क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक में क्वेश्चन में लेंदी पूछेगा। लेंदी का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, समझ पा रहे हैं? और वो कैसे सीखोगे आप कि कैलकुलेशन कहां से करनी है, वो क्वेश्चन से सीखोगे। एक अच्छी वीडियो मेरी आने वाली है, मैथ का रामबाण इलाज, आप एक बार देखना, आपको समझ आ जाएगा मैथ का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है भाई, एक एक टॉपिक की बात कर लेता हूं मैं, लिख लेना अपना ये टॉपिक। नंबर सिस्टम आने वाला है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास वगैरह, परसेंटेज, पहला चैप्टर हो गया परसेंटेज, दूसरा चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन, तीसरा एवरेज, इंटरेस्ट, दोनों सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं बट फिर भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट भी इसमें आपको करना है, दे रखा है भाई, ये दे रखा, डिस्काउंट, मेंचुरेशन, 2D 3D दोनों करनी है। 100% क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक पे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा एडवांस पूछेगा नहीं, ज्यादा इस पे 80-90 घंटे मेंचुरेशन पे लगाने की जरूरत नहीं है। कांस्टेबल वाले बच्चों को 15-20 घंटे का टॉपिक है, 15-20 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 7-8 घंटे का टॉपिक है मेंचुरेशन का। उसके बाद आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, अपने टॉपिक नोट कर लो। उसके बाद आता है रेशियो एंड टाइम, उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टर्न के भी क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड वेजेस के भी क्वेश्चन आते हैं। वर्क एंड वेजेस का मतलब कार्य और वेतन, पाइप और सिस्टर्न का मतलब नल और टंकी के जो क्वेश्चन होते हैं, पाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि एक नल इतने घंटे में एक टंकी को भरता है, दूसरा नल इतने घंटे में खाली करता है, तो बताओ कितने घंटे में दोनों मिलकर टंकी भरेंगे या खाली करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन है। ये जो ETC लिखा हुआ है इसके अंदर सब कुछ समझ आता है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेट्रा मतलब पूछा जा सकता है। लेकिन आप एक चीज समझे, एडवांस मैथ में से आपको ट्रिगो नहीं पूछी जा रही है, लेकिन नंबर सिस्टम आपका आ रहा है और मेंचुरेशन आपका आ रहा है। ज्योमेट्री भी ज्यादा नहीं आएगी, बेसिक ज्योमेट्री आ सकती है, ट्राइंगल्स के क्वेश्चन, बेसिक ट्राइंगल के क्वेश्चन लगा के जाना, अपना छोड़ के नहीं जाना है, रिस्क पे नहीं जाना है, किसी के भगवान भरोसे नहीं जाना है, अपनी मेहनत के बलबुल पे जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था ना, 60 नंबर से जो 80 नंबर की जर्नी है, वो मैं आपकी तय करवाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, वो मैं आपको सिखाने के लिए खड़ा हूँ। यहाँ पे तो कोई भी बच्चा सिलेबस कर लेगा, वो पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे एग्जाम तक यहाँ तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन जो आज यहाँ खड़ा है और यहाँ जाना चाहता है, वो समझ लो इन चीजों को ध्यान से। ठीक है, अब आ जाओ आगे, आगे आ जाते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कंप्यूटर ठीक लेवल का है लेकिन इसका हवा ज्यादा बना रखा है। और दूसरी, कंप्यूटर की कोई नोट्स नहीं है, ना कोई बुक है मार्केट में, ना कोई नोट्स है, ना कोई बुक है ढंग की। काफी बुक्स मैंने मंगवा रखी है, मेरे पास कम से कम 8 से 10 बुक्स रखी हुई हैं। 10 की मैं क्या करता हूं, आपको कोई भी बुक बताता हूं, जैसे मान लो मैं आपको जीएस की बता रहा हूं, पिनेकल, मैं हमेशा बोलता हूं कि जीएस की पिनेकल मत लो, साफ बोलता हूं मैं। क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, इसके अंदर क्या दिया है। मैं आपको किरण बताता हूं, लेकिन मैं आपको मैथ की और रीजनिंग की पिनेकल की बुक बताता हूं। हर बुक को मैं जब आपको बताता हूं तो उससे पहले मैं खुद पढ़ के देखता हूं उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो सारी चीज मैं आपको बताता हूं। इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर की आपकी कोई भी बुक नहीं है, मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूं, धीरे धीरे मेहनत कर रहा हूं, टाइम कम लगता है, डेली आधा घंटा 15 मिनट निकाल के आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं। मेंटर 365 एप्लीकेशन में आपको टाइमली अभी तो अवेलेबल नहीं होंगे, बट आप डाउनलोड करके रख लें, जब भी अवेलेबल होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपना वहां से पढ़ लेना। ठीक है भाई, एक भी क्वेश्चन वहां से आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। दूसरा MS एक्सेल, इसमें क्या है, MS एक्सेल, MS वर्ड, बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं MS एक्सेल MS वर्ड से।
और बेसिक ऑपरेटिंग ये तो आपको सभी को पता ही है, इनपुट आउटपुट सिस्टम से पूछे जाते हैं, वेब ब्राउजर WW से पूछे जाते, स्प्रेडशीट, ये अपना लिख लेना कंप्यूटर का सिलेबस, क्योंकि कंप्यूटर की जब आप पढ़ने जाओगे ना तो कहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, लेकिन जब क्वेश्चन आप देखने जाओगे तो MS एक्सेल से मिलेगा। यहाँ देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर, आपका इनपुट आउटपुट CPU सर्वर, आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हर चीज आपकी इसके अंदर आ गई। लेकिन ये जो बाकी चीजें एक एक चीज लिखी हुई, URL क्या है, URL एड्रेस क्या होता है, सर्च इंजन क्या होते हैं, पहला सर्च इंजन कौन सा था, ओपरा क्या है, ओपरा एक सर्च इंजन है, ब्राउजर है क्या है, इन सारी चीजों पे सर्च कर लेना। कुछ भी आपको दिक्कत आती है कंप्यूटर में एक नियम बना लो, कंप्यूटर में 10 में से 10 कैसे आएंगे ये आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कंप्यूटर पढ़ना है खुद से, ठीक है, कंप्यूटर के नोट्स जल्दी आ जाएंगे, कंप्लीट होंगे, ऐसा नहीं है कि 15-20, बिल्कुल कंप्लीट होंगे बढ़िया तरीके से। किसी भी एग्जाम को आप दे लेना कहीं हायर लेवल तक, कंप्यूटर HCM, हेड मिनिस्टर, UP, बिहार, कोई भी एग्जाम हो जहाँ कंप्यूटर आ रहा है कवर होगा आपका। कंप्यूटर में आपका क्या होता है, कोई भी टर्म होती है, टर्म्स होती है, वो आपको समझ नहीं आती, भाई गूगल करो, अपनी भाषा में समझो, ठीक है। कंप्यूटर में आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। कंप्यूटर में बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हुए स्किप कर जाते हैं, उसको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, बस छोड़ यार आगे पढ़ दिया, कुछ चीज समझ नहीं आ रही आगे पढ़ दिया, इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ भी चीज को स्किप करके नहीं चलना, हर टर्म को समझते हुए चलना, हो सकता है वही टर्म आपको एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद आ जाते हैं आपके फिजिकल के बारे में। फिजिकल के ऊपर एक मैं बढ़िया सी वीडियो और बना दूंगा, पर ये बेसिक थोड़ा थोड़ा आप देख लो फिजिकल में क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं इसमें क्या कुछ है। 1600 मीटर रेस होती है 6 मिनट में, ठीक ठाक टाइम होता है 6 मिनट, बट हाँ बढ़िया मेहनत करोगे 5:30 भी आ जाता है, 5 मिनट भी टाइम आ जाता है। बढ़िया मेहनत करता है जो बंदा डेली 1-1.5 घंटे, बट 1.5 घंटे मेहनत करोगे तो नींद आएगी भाई। लेकिन इसका बढ़िया फायदा क्या है, डेली आधा 15-20 मिनट मेहनत करो, रनिंग करो, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करो, और थकान भी कम होगी, नींद भी कम आएगी। लॉन्ग जंप है 14 फीट, 13 फीट तक बच्चे ठीक मार देते हैं, 14 फीट में थोड़ी सी मेहनत लगती है। स्टेप कैसे काउंट करने होते हैं लॉन्ग जंप में, वो मैं आपको सिखा दूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको स्टेप काउंट करने आ गए, अगर झिझक नहीं रही, अगर आपको लाइन है, लॉन्ग जंप में क्या होता है, आप यहां से भाग के आते हैं और ये लाइन होती है, सबको इस लाइन की झिझक होती है, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अगर आपने वो तरीका अपनाया तो इस लाइन की झिझक आपके दिमाग से निकल जाएगी, आप सीधा भाग के और कूद जाओ, आपकी लाइन कभी कट ही नहीं होगी, कभी कट नहीं होगी। दूसरा हाई जंप, ठीक है, हाई जंप आप कैसा भी मार सकते हैं, मछली मार सकते हैं, पीठ के बल मार सकते हैं, कैसा भी मार सकते हैं, गद्दा आपको मिलेगा, गद्दा वहां लगा हुआ था हमारे टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा 30 से 40 के लिए 7 मिनट है, लॉन्ग जंप 13 फीट ये है, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और अबो 40 ईयर्स 8 मिनट 12 फीट 3 आपका हाई जंप है। तो ये आपका फिजिकल के लिए दिया हुआ है, ये चीज आपकी रहने वाली है। 2 ही चीजें हैं बेटा, जी जान लगा दो, बढ़िया तरीके से कर दो, 2 ही चीज है, पहला टेस्ट, दूसरा फिजिकल। मेडिकल में कोई बाहर नहीं। अगर आपने टेस्ट में जी जान लगा दिया तो फिजिकल तो हो ही जाएगा। टेस्ट में 70+ नंबर ले लो, बट फिजिकल को अभी से स्टार्ट कर दो, जिसका एम है। देखो अपना एम है, यहां से मान लो दिल्ली से आपको कलकत्ता जाना है तो आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ट्रेन पकड़ने के लिए रास्ते में जो जो चीजें आएंगी आपको हर चीज करनी पड़ेगी, आपको ऑटो भी पकड़ना पड़ेगा, आपको हर चीज करना पड़ेगा। आप सीधी सोचो कि मेरे को सीधी ट्रेन मिल जाए मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कांस्टेबल की तैयारी में हर चीज करनी पड़ेगी, फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। जहां जहां जिस जिस पड़ाव पे बच्चे बाहर होते हैं, एक बार फिर बता देता हूं किस किस पड़ाव पे बच्चे बाहर होते हैं। सबसे पहले तो कट ऑफ लगती है, तो टेस्ट में बच्चा बाहर होता है। टेस्ट में सारे बच्चे टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, मतलब सारे इन द सेंस की सारी जो भीड़ है वो टेस्ट में बाहर हो जाती है। लिमिटेड 40, 45, 50 हजार बच्चे, 20 गुना बच्चे टेस्ट के बाद बच जाते हैं। फिर आ जाता है फिजिकल। फिजिकल में आपकी मेहनत है। देखो टेस्ट में तो मेहनत है ही है, लेकिन टेस्ट में क्या हो गया, एक कट ऑफ लगी, लेकिन फिजिकल में तो एक टाइम दे दिया भाई, इस टाइम के अंदर आ गया तो क्लियर है भाई, इस टाइम के अंदर आ गया तो क्लियर है। लेकिन यहाँ तो कट ऑफ है, यहाँ तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ऊपर जाओगे। ठीक है, उसके बाद मेडिकल। मेडिकल में बहुत कम लोग बाहर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल की भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। और फिजिकल में लॉन्ग जंप, हाई जंप, एक एक डिटेल A to Z रिपोर्ट, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी चैनल पे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जो भी बच्चा है उसके। और ये अपना बैच है, जल्दी से जाके अपना एनरोल कर लो मेंटर 365 एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जी जान लगा दो तैयारी के। हमारा टारगेट है 500+ सिलेक्शन देना एक बार दिल्ली पुलिस में।
अगर आपने जी जान लगा दी, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारी, सफलता मिलेगी मिलेगी। हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, कहां से क्या गलती नहीं करनी है। ये तो स्टार्टिंग है आपकी। बैच में ऑलरेडी 6-7 गाइडेंस वीडियो आ चुकी है, बहुत अच्छे से आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दी गई है, और भी काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं सारा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और भी अगर आपका कोई भी डाउट है, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए अवेलेबल है, आपको कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे अपने मैसेज भेज दो 10-12 बना के बढ़िया से, ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपको दिक्कत आ रही है अपने 10-12 मैसेज भेज दो व्हाट्सएप पे, और उस दिक्कत से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, गारंटी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और हाँ, एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर जो बैच में वीडियो है वो रिकॉर्डेड मिलेंगी या लाइव मिलेंगी। भाई रिकॉर्डेड होंगी। लाइव में क्या होता है कि जो 1 घंटे का सेशन होता है वो 2 घंटे चला जाता है। जैसे मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 20-25 मिनट की वीडियो है और इसमें मैंने काफ़ी सारी नॉलेज दे दी। लेकिन मैंने एक लाइव सेशन किया था लगभग 15-20 दिन पहले, 45 मिनट का लाइव सेशन हुआ था, लेकिन इतना कुछ मैं आपको नहीं बता पाया था। यही बात है कि लाइव सेशन में टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका भी ध्यान भंग होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो या आप पढ़ रहे हो और साइड में कोई बच्चा तेज मूवी देख रहा है, तो आपका बार बार ध्यान जाएगा। वही काम होता है लाइव सेशन में, बार बार कमेंट की तरफ जाता है, कैमरे की तरफ जाता है, हमें एक फील आती है कि लाइव चल रही चीज़ें। लेकिन रिकॉर्डेड में चीज़ें जल्दी कवर होती है। अगर आपको 200 घंटे में वही चीज़ें कवर करवा दी जाए तो 400 घंटे में आप दोबारा रिवाइज कर लोगे, लेकिन 400 घंटे में लाइव करवाएंगे फिर आप रिवाइज करोगे, बहुत इस टोटली टाइम वेस्ट मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने सारे बैच को रिकॉर्डेड के हिसाब से चलाया है। दूसरा, वीडियो आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। आप 5 बार देखो, 10 बार देखो, 15 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं अपना, जब तक डाउट क्लियर ना हो। ठीक है भाई, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। लगे रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। जो मेहनत करेगा बच्चा उसको सफलता मिलती ही मिलती है, देर सवेर। रास्ता मैंने आपको बता दिया है, फॉलो करना आपका काम है। थैंक यू।